तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 2020 में पूछे गए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को, जो 2020 में जिस क्वेश्चन पेपर के थ्रू बोर्ड का एग्जाम हुआ था। कुल 48 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें 48 क्वेश्चन का आंसर हम आपको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, बहुत ही बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले नंबर से देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए, इसलिए पहला का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए होता है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आप लोग जब क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारे प्रश्न पिछले वर्ष वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पिछले वर्ष वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। ऐसे भी आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे आपके टीचर बोलते होंगे कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन देख लेने चाहिए। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। बताइए, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। देहरादून, की रांची, की चेन्नई, की हैदराबाद। बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो देहरादून शहर है यह भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पंजाब को, कि केरल को, कि दिल्ली को, कि बिहार को। तो आपको हम बहुत बार बताए हैं कि बिहार ही पिछड़ा राज्य है। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। बताइए कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो हम आपको बताए हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अभी तक वैसे हैं, हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन हम आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुके हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। बताइए निम्न में यानी कि यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता, कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कि बहुसंख्यकों का शासन, की उत्तरदायी शासन व्यवस्था। बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बहुसंख्यकों का शासन है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हर एक समुदाय के लोग, हर एक वर्ग के लोग निष्पक्ष रूप से शासन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक लोग ही सिर्फ शासन करते हैं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। नागरिकों की उदासीनता पर, कि नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, कि नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा पर। बताइए छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। बताइए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। अपने क्षेत्र से लगाव, की राष्ट्रीय एकता, की राष्ट्रहित, की अलगाववाद। सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। सातवां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद है। हम आपको हर एक वर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। 2020 हो गया, 2019 हो गया, 2018, जहां तक हमारे पास क्वेश्चन पॉसिबल है सारे क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करा देंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बारी बारी से बता देंगे। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, बताइए कोयला क्या है। कोयला क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, कि अनवीकरणीय संसाधन है, कि जैव संसाधन है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए कोयला क्या है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन हम लोग उसको कहते हैं कि जिसका उपयोग यदि एक बार कर लेते हैं तो दोबारा वह उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। मतलब कि दोबारा उसको उपयोग होने में, दोबारा उसको उपयोग के लायक बनने में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जानते हैं कि कोयला जब एक बार खत्म हो जाएगा तो वह दोबारा उसका निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए यह
अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यह क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो हम आपको बताए थे कि भूमि विकास बैंक है और वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? बताइए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? हम आपको बताए हैं कि प्रथम क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आता है और तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर आपसे तीसरा ही पूछ रहा है ना कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है उसको अपने नोटबुक पर नोट करके याद कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वह क्वेश्चन आपसे न छूटे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? बताइए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को कि वैश्वीकरण को कि निजीकरण को कि इनमें से सभी? 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नई आर्थिक नीति में उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। इसलिए 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यह वाला क्वेश्चन भी हम आपको पहले बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जिसका हम आपको रिवाइज न कराए हों। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो हम आपको बताए हैं कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 1 रुपया भी नहीं लगता है। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन है कि गहन खेती है कि अति पशुचारण है कि अधिक सिंचाई है? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई हो जाएगा। 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? बताइए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 55% की, 65% की, 60% की, 70%? बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा होता है 65%। ठीक है, 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? बताइए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ है कि व्हेल है कि कछुआ है कि डॉल्फिन है? तो देख लीजिए, एक घड़ियाल होता है और एक डॉल्फिन होता है, जो कि सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अगर डॉल्फिन के जगह घड़ियाल भी ऑप्शन दे तो घड़ियाल को सही मारना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में घड़ियाल नहीं है, इसलिए हम लोग डॉल्फिन को मारेंगे। डॉल्फिन जो है वह केवल भारत में ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा 15 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? यह क्वेश्चन हम आपको बहुत बार रिवाइज करा चुके हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए। तो हम आपको बताए हैं कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बताइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ में है? बताइए, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ में है? उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में है कि झारखंड में है कि पश्चिम बंगाल में है? 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। ठीक है, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? प्रगतिशील व्यवस्था की कि रूढ़िवादी की, आक्रामक की, शोषणकारी? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी है। ठीक है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति की व्यवस्था बढ़ी है। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि काफी ज्यादा आसान है, भूस्खलन क्या है? बताइए,
भूस्खलन क्या है, प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है? तो आपको पता होगा कि भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है। चलिए, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप कैसी आपदा है, तो वह भी एक प्राकृतिक आपदा ही हो जाता है। चलिए, 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है महासागर तल के कंपन का परिणाम है। बताइए, महासागर के तलहटी में, महासागर के तल में जो कंपन होता है उसका क्या परिणाम है? तो आप लोग को पता होगा कि महासागर के तलहटी में जब कंपन होता है तो उससे सुनामी आता है। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महासागर जो तल होता है, महासागर का जो तल होता है, उसमें कंपन का परिणाम सुनामी होता है, ध्यान रखिएगा। 22 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए, 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन होता है? बताइए, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी तरंग होता है वहीं सबसे पहले पृथ्वी तक आता है, और प्राइमरी तरंग को शॉर्ट में बोलते हैं पी तरंग। ठीक है, 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पी तरंग होता है वह सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचता है भूकंप केंद्र से, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का संबंध है। बताइए, सुनामी का संबंध किस चीज से है? स्थल से है कि आसमान से है कि समुद्र से है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सुनामी समुद्र में ही आता है, इस कारण सुनामी का संबंध समुद्र से हो जाएगा। 24 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 25वां नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? बताइए, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैश्वीकरण के प्रमुख अंग 4 होते हैं। ठीक है, 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग इसमें 5 मार करके चले आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? पहला नंबर है सैन्य सेवा। तो सैन्य सेवा यानी कि सैनिक बल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसका संचालन कौन करता है? सरकार करता है, तो यह तो सरकारी हो गया। वित्त सेवा भी सरकार के अधीन में ही आता है। रेल सेवा भी सरकारी ही होता है। लेकिन जो मॉल होता है, जहां पर आप लोग सामान खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो बस सरकारी मॉल नहीं होता है, वह प्राइवेट मॉल होता है, किसी निजी व्यक्ति का होता है। इस कारण कौन गैर सरकारी है? तो मॉल सेवाएं हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए, 28वां नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को कि पटना को कि दिल्ली को कि बेंगलुरु को? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगर ऐसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली होता है, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन नहीं है? 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, इखरी शासन व्यवस्था। ठीक है, जो इखरी शासन व्यवस्था है यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने सारे भी आंसर हम आपको बता रहे हैं, सभी आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर है। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत नहीं है। चलिए, 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है। बताइए, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अमेरिका है कि ब्रिटेन है कि चीन है कि इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होता है। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका होता है। अब चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बताइए, मोरारजी देसाई किए थे कि इंदिरा गांधी के, नीतीश कुमार के, जयप्रकाश नारायण? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे? तो ध्यान रखिएगा, 31 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, जयप्रकाश नारायण किए थे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, कि लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, कि बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है? बताइए, 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 32 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, यहीं तक सफलता पाई है कि जो बहुमत समूह है, जो अल्पसंख्यक समूह है, दोनों में एक समान होता है, दोनों को एक जैसा व्यवहार किया जाता है दोनों के साथ। 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। पिछले बार जब हम यह क्वेश्चन बताए थे तो कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर झारखंड होगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें झारखंड नहीं होगा। झारखंड अब दूसरे स्थान पर चला गया है, पहले स्थान पर अब छत्तीसगढ़ आ गया है कोयले के उत्पादन में, इसलिए 33 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट झारखंड मार्केट चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। झारखंड आपको अब नहीं लगाना है, झारखंड पहले था, अब छत्तीसगढ़ हो गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है बताइए, जहां पर कि सबसे अधिक मात्रा में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। भारत का प्रथम सबसे पहला लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है, सबसे पहला आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा टाटा टिस्को होता है, जिसको टाटा लौह और इस्पात कंपनी बोला जाता है। शॉर्ट में उसको टाटा टिस्को बोलते हैं। ठीक है, टाटा लौह और इस्पात कंपनी जो है वह भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किस चीज से संबंधित है, रेलवे से कि जल मार्ग से कि सड़क मार्ग से कि वायु मार्ग से, बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग संबंधित होता है सड़क मार्ग से। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित होता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक परियोजना है, बताइए गंडक परियोजना इनमें से कहाँ है, बेतिया में है कि मोतिहारी में है कि वाल्मीकि नगर में है कि छपरा में है। 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए गंडक परियोजना कहाँ में है। तो ध्यान रखिएगा गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। इतिहास के पहले नंबर चैप्टर से यह क्वेश्चन है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, काउंट काबूर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बताइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सभी लोग शायद इसका आंसर जानते होंगे कि बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में कि चीन में कि जापान में कि क्यूबा में, बताइए 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई बताइए, फरवरी 1917 में कि अप्रैल 1917 में कि नवंबर 1917 में कि सितंबर 1905 में। 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। 40 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, नवंबर 1917 में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, बताइए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, 41 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ में है, तो मुजफ्फरपुर में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, बताइए रेल वर्कशॉप जहाँ की रेल का कामकाज होता है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा जमालपुर में स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में स्थित है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो ऊपर में भी हम आपको बताएं कि सुनामी का प्रमुख कारण होता है समुद्र में कंपन, यानी कि जब समुद्र के तलहटी में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसी को सुनामी कहते हैं। ठीक है, समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी कहलाता है। 43 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है, बताइए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सुखाड़ क्या है, मानव जनित आपदा है कि प्राकृतिक आपदा है कि सामान्य आपदा है। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान रखिएगा सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो किसी मानव के द्वारा नहीं दिया जाता है बल्कि वह प्रकृति के द्वारा ही दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ का उदय हुआ था। ठीक है, यूरोपीय संघ का उदय हुआ था जिससे कि वहां के आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त किया जाए। 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किनका है, बताइए
मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। बताइए यह कथन किनका है? किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? बताइए 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यह कथन मार्टिन लूथर का है। मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुद्रण जो है, मुद्रा जो है वह ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ध्यान रखिएगा 46 का बी नंबर ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना होता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वोट देने लायक हो जाते हैं। इसका मतलब कि मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष है। ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय है कि संघीय और संसदीय है कि एकात्मक और अध्यक्षीय है कि एकात्मक और संघीय है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली होता है। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल 48 क्वेश्चन था जो कि 2020 के एग्जाम में सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पूछा गया। यही वह क्वेश्चन है जिसे पढ़कर बहुत सारे लोग टॉप कर गए इस एग्जाम को दे करके, बहुत सारे लोग फेल भी कर गए, बहुत सारे लोग को अच्छा नंबर भी आया। अब आप लोग बताइए कि इस 48 में से कितना आंसर आपका सही हुआ? आप लोग अगर 2020 में परीक्षा देते तो आपका टोटल कितना नंबर आ सकता था? आप लोग हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।